हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने अष्टांग हृदय में ऋतुचर्या अध्याय स्टार्ट कर लिया था और अभी तक हमने कौन कौन से ऋतु को कवर कर लिया है। हमने हेमंत ऋतु का पढ़ लिया है, हमने शिशिर ऋतु का पढ़ लिया है, हमने वसंत ऋतु का पढ़ लिया है। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो ऋतु स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। हम देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में आपका कैसा आहार विहार रहना चाहिए और हम देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और जो भी प्रभाव पड़ रहा है तो उसको आपको कंट्रोल कैसे करना है। मतलब आपका कैसा आहार विहार होना चाहिए कि जो भी शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है वो कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, चलिए तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हमारे टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं हम कौन सी ऋतु स्टार्ट करने जा रहे हैं आज? ग्रीष्म ऋतु। इसका परिचय जो कि आप जानते हैं कि ये कौन सी ऋतु होती है? आदान काल की ऋतु है ना। यहाँ पर सूर्य जो होता है वो उत्तर दिशा की ओर गमन करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरायण बोलते हैं। और जेठ और आषाढ़ महीने में कौन सी ऋतु आती है? आपकी ग्रीष्म ऋतु आती है। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो मई जून और जून जुलाई में कौन सी ऋतु आती है? आपकी ग्रीष्म ऋतु आती है। ठीक है, इसके गुण की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? सूर्य की किरणें जो होती है वो क्या होती है? अधिक तेज हो जाती है। और जो ग्रीष्म ऋतु है वो क्या है? आदान काल की आखिरी ऋतु है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य जो होता है काफी बलवान हो जाता है और ये क्या करता है? जगत की चिकनाहट को खूब खींचता है ना, खूब पीता है जगत की चिकनाहट को, जगत की स्निग्धता को खूब खींचता है, जिस कारण यहाँ पर क्या होती है? सबसे अधिक रुक्षकता होती है। किसमें? आपकी ग्रीष्म ऋतु में। जिस कारण यहाँ पर मनुष्य का बल जो होता है सबसे कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था सबसे श्रेष्ठ बल था वो किसमें था? शिशिर ऋतु में, है ना। उसके बाद बल थोड़ा कम हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रुक्षता बढ़ रही है। तो वसंत ऋतु में मध्यम बल हो गया था। और अगर ग्रीष्म की बात करते हो तो यहाँ पर क्या होती है? सबसे अधिक रुक्षता होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होती है? रुक्षता होती है, जिस कारण यहाँ पर मनुष्य का बल जो होता है एकदम हीन, यानी कि सबसे कम यहाँ पर बल हो जाता है आदान काल की अगर बात करें तो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं शरीर पर प्रभाव की बात करता हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? सूर्य की किरणें क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। सूर्य की किरणें क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, जिस कारण ये क्या करती है? जगत की स्निग्धता को, पृथ्वी की सौम्य गुणों को क्या करती है? खींचती है ना। पृथ्वी की चिकनाहट को खींचती है, तो पृथ्वी के जितने भी जलीय तत्व है उनको क्या कर देती है? सुखा देती है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है? हमारे शरीर में कफ के जो भी जलीय तत्व है उनको क्या कर देती है? ये सुखा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इस ऋतु में धीरे धीरे कफ कम होने लगता है। अगर मैं ग्रीष्म ऋतु की बात करूं तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा? कफ कम होने लगेगा और यहाँ पर क्या होगी? वात दोष की वृद्धि होने लगेगी। क्यों? क्योंकि कफ के जो जितने भी जलीय तत्व है वो तो क्या होते हैं? सूख जाते हैं, तो कफ यहाँ पर क्या होता है? कम होता है। और यहाँ पर वात दोष की क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में वृद्धि होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी तेज किरणों से संसार के जितने भी जलीय तत्व है उनको क्या कर देता है? सुखा देता है। वही अगर हम शरीर पर प्रभाव देखें तो क्या होता है कि जितने भी जलीय अंश है कफ धातु के वो भी क्या होने लगते हैं? क्षय होने लगते हैं, या वो भी क्या होने लगते हैं? सूखने लगते हैं, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है? कफ दोष की तो क्या होती है? कफ दोष का तो यहाँ पर क्या होता है? कफ दोष का तो यहाँ पर क्षय होता है ना। और वात दोष की, ग्रीष्म ऋतु में वात दोष की क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? वात दोष जो होता है वो उसका क्या होता है? संचय होता है ग्रीष्म ऋतु में, और वात दोष के यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो इसलिए इस ऋतु में क्या बोला गया कि इस ऋतु में आपको लवण, कटु और अम्ल रस प्रधान पदार्थों को और साथ में आपको व्यायाम को और धूप का सेवन आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर लवण, कटु और अम्ल, ये जो तीन रस है, ये तीन रस क्या करते हैं? शरीर की उष्णता को बढ़ाते हैं, है ना। शरीर की उष्णता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसलिए इन तीनों रस का आपको सेवन नहीं करना है। ठीक है, साथ में आपको धूप का भी सेवन नहीं करना है और आपको व्यायाम भी नहीं करना है। वैसे तो दिनचर्या में क्या बताया गया कि आपको डेली क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में आपको व्यायाम नहीं करना है। ठीक है, अगर आप कर भी रहे तो बहुत कम आपको व्यायाम करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर अधिक व्यायाम नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बोला कि आपको लवण, कटु, अम्ल रस प्रधान पदार्थों का सेवन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये शरीर की उष्णता को बढ़ाते हैं। तो आपको फिर ग्रीष्म ऋतु में कैसा आहार लेना है? तो आपको आहार कैसा लेना है?
जो मधुर रस युक्त हो, जो क्या हो, मधुर रस युक्त हो, है ना। जो कैसा हो, लघु हो, लघु मतलब जो आसानी से क्या हो जाए, पच जाए। जो कैसा हो, स्निग्ध हो, है ना, जो कैसा हो, स्निग्ध हो। जो जल पदार्थों से युक्त हो, मतलब जलीय आपको क्या करना है, द्रव द्रव पदार्थ लेना है, मतलब लिक्विड वाले पदार्थों को आपको लेना है। और जो कैसे हो, शीत हो। ठीक है, तो ये जितने मैंने आपको गुण बताए हैं, ऐसे आपको क्या करना है, आहार का सेवन करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, रस में आपको मधुर रस लेना है। हाँ, तो ग्रीष्म ऋतु में मीठा खाने को बोला गया, ठीक है। और उसके बाद गुण की बात करें तो लघु होना चाहिए। आहार में क्या गुण होना चाहिए, तो वो लघु होना चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा, आसानी से पच जाएगा, है ना। स्निग्ध, स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध बोले तो घी हो गया, है ना, फिर तेल हो गया, इनका आपको सेवन करना है। इनका गुण कैसा होता है, स्निग्ध गुण होता है, ठीक है। शीतल हो, ठंडा हो। और द्रव, द्रव यानी कि लिक्विड वाले पदार्थों को आपको अधिक सेवन करना है, किसमें, ग्रीष्म ऋतु में। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोला, स्निग्ध बोला है ना, मधुर बोला है। अब इनका जो ये क्या होते हैं, थोड़े भारी होते हैं और पचने में मतलब आसानी से पचते भी नहीं है। लघु लघु आहार तो पच जाएगा, लेकिन अगर हम मधुर की बात करते हैं, स्निग्ध की बात करते हैं, तो मधुर का भी कैसा गुण होता है, स्निग्ध गुण होता है, तो ये आसानी से पचेगा नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि इनका आपको सेवन तो करना है, लेकिन आपको पेट भर नहीं खाना है, आपको कम खाना है, इनका कम सेवन करना है, मतलब उतना ही आपको इनका सेवन करना है कि आसानी से क्या हो जाए, पच जाए। मतलब आपको आधा पेट इनका सेवन करना है, लेकिन सेवन इनका ही करना है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर सत्तु सेवन विधि बताई गई है। तो आपको क्या करना है, अत्यंत शीतल जल से यहाँ पर पहले तो स्नान करना है, और स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, सत्तू के आटे में चीनी मिलाकर और मटके का ठंडा जल मिलाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर सत्तू के घोल को चाटना है, ठीक है। उसके बाद मद्यपान, तो ग्रीष्म ऋतु में मद्यपान यानी कि मदिरा, इनका आपको सेवन नहीं करना है। अगर आप कर भी रहे तो अल्प मात्रा में करें, या तो आप क्या करें, इसमें पानी मिलाकर आपको मद्यपान का सेवन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि मद्यपान का आपको सेवन नहीं करना है। अगर आप पी भी रहे तो आप क्या करें, थोड़ी मात्रा में पिए, या तो यहाँ पर अधिक जल मिलाकर आप क्या करना है, आपको मद्यपान का सेवन करना है, अगर आप कर भी रहे हो तो, ठीक है। वैसे तो करना नहीं है, लेकिन अगर आपको आदत भी है तो बहुत कम मात्रा में पिए, और उसमें बहुत अधिक जल मिलाकर आपको क्या करना है, मद्यपान का सेवन करना है। अगर आप क्या करते हैं, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध, अगर आप क्या करते हैं, जो भी शास्त्रों में बोला गया है उसके विरुद्ध अगर आप क्या करते हैं, मद्यपान का सेवन करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शोष, शोष यानी कि आपका मुंह जो है वो क्या करने लगेगा, सूखने लगेगा, है ना। शिथिलता, शिथिलता का मतलब क्या होता है, जॉइंट्स में क्या हो जाना, ढीलापन आना, अंगों में ढीलापन हो जाएगा, है ना। आपको क्या होगी, जलन होगी और बेहोशी आदि विकार उत्पन्न होंगे। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि मद्यपान का आपको सेवन ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना है, ठीक है। और अगर कर भी रहे तो अल्प मात्रा में करो, या तो फिर अधिक पानी मिलाकर आपको करना है, मदिरा का सेवन करना है, किसमें, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक। उसके बाद मांस रस, मतलब जो मांस खाते हैं उनके लिए इन्होंने क्या बोला, उनके लिए इन्होंने ये बोला, चंद्रमा और कुंद नामक पुष्प जैसे सफेद साली, मतलब आपको क्या करना है, साली चावल जो होते हैं इनका जो गुण होता है कैसा होता है, शीत गुण होता है ना, ये क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो साली चावल का आपको जांगल प्राणियों के मांस रस के साथ आपको क्या करना है, सेवन करना है, ठीक है। तो जो जांगल के प्राणी के मांस है उसके मांस को आपको क्या करना है, साली चावल जो होते हैं उनका गुण कैसा होता है, ठंडा गुण होता है, शीत होते हैं वो, तो उनके साथ आपको क्या करना है, सेवन करना है। अगर जो आप मतलब क्या करते हैं, मांस खाते हैं उनके लिए बताया। उसके बाद यहाँ पर पेय पदार्थ, तो आपको किन किन चीज़ों को पीना है, तो उसके बारे में इन्होंने क्या बोला कि अधिक गाढ़े मांस रस का आपको सेवन नहीं करना है। उसके बाद आपको रसाला, फिर राग मतलब क्या होता है, रायता, है ना। खांडव का क्या होता है, खट्टे मधुर और नमकीन रस के घोल को क्या बोलते हैं, खांडव बोलते हैं। तो इसका आपको क्या करना है, पान करना है ना। फिर यहाँ पर इन्होंने बताया, नए मिट्टी के बर्तन में रखे पंचसार का आपको क्या करना है, सेवन करना है। पंचसार क्या होता है, पंचसार की अगर बात करें तो पंचसार जो होता है ये क्या होता है, मधु, है ना, मधु प्लस खजूर प्लस मनुक्का, है ना, मनुक्का प्लस मिश्री प्लस एक क्या होता है, फालसा करके आता है, फालसा,
इसके योग को क्या बोलते हैं, पंचसार कहते हैं। ठीक है, तो इन सब का योग बनाकर आपको इसका सेवन करना है, किसमें, मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन से में आप क्या करेंगे, सेवन करेंगे तो मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू है वो भी इसमें क्या हो जाएगी, युक्त हो जाएगी। तो आपको पंचसार का सेवन करना है, किसमें, मिट्टी के बर्तन में। ठीक है, और ये जितने भी रस मैंने आपको बताए, इनको अगर आपको ठंडा करना है तो ठंडा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, केले अथवा महुए के पत्तों से ढककर इनको रखना है। तो केले और महुआ के पत्ते में अगर ढककर आप इनको रखेंगे, जितने भी रस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें थोड़ा सा कुछ खटाई मिलाना है ना। और इनका आपको क्या करना है, मिट्टी के पात्र में रखकर इनको पीना है। मतलब मिट्टी के बर्तन में, जो कुल्हड़ वगैरह होता है ना, मिट्टी की जो होती है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें रखकर, उन पात्र में आपको रखकर क्या करना है, मिट्टी के पात्र में इनका सेवन करना है। पीने से पहले इसे पाडल के फूलों तथा कपूर से, हाँ, तो पाडल के फूल जो होते हैं और कपूर से इसे क्या कर ले, सबसे पहले सुगंधित कर ले, और उसके बाद इसको क्या करना है, इनका पान करना है, जो भी मैंने आपको रस या रसाला जो भी बताया। ठीक है, उसके बाद रात्रि भोजन। तो रात्रि भोजन के लिए इन्होंने क्या बोला, रात्रि भोजन के लिए इन्होंने ये बोला, शशांक किरण नामक भोजनों का सेवन करते हुए चंद्रमा तथा तारों द्वारा ठंडा किया और मिश्री मिलाकर भैंस के दूध को पी किया। वैसे तो आयुर्वेद में बोला गया है कि आपको किसका दूध पीना है, गाय का दूध पीना है ना। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में इन्होंने भैंस का दूध क्या बताया है, हितकर बताया है। तो भोजन कर लेने के बाद उस भैंस के दूध को चंद्रमा और तारों की चांदनी में आपको उसको क्या करना है, शीतल कर लेना है, ठंडा कर लेना है, और फिर उसका क्या करना है, आपको सेवन करना है। ठीक है, मिश्री मिलाकर। उसके बाद हितकर विहार की बात करें तो हितकर विहार में क्या बोला, आपको चंदन का लेप लगाना है। अब चंदन का लेप अगर आप क्या करेंगे, शरीर पर लगाएंगे, तो चंदन का लेप जो होता है कैसा होता है, ठंडा होता है। तो आपको शरीर पर क्या करना है, चंदन का लेप लगाना है ना। फूलों एवं रत्नों की माला धारण करना है। अब देखो, ऐसा बोला गया है कि ग्रीष्म ऋतु में आप जितनी कोशिश हो सके आपको आपके मन को क्या करना है, प्रसन्न रखना है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में आपके मन को प्रसन्न रखना है। तो आपका मन कैसा प्रसन्न रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फूलों और रत्नों की माला पहनना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्फटिक की माला धारण करना है। ठीक है, फिर शीतल जल से बार बार आपको सिंचन करना है। बार बार अपने मुंह पे शीतल जल की झंकार मार दीजिए आप, है ना। और स्नान भी आपको शीतल जल से ही करना है। फिर पंखों की हवा, शीतल हवा, पहले क्या होता था, एसी कूलर ये तो तब रहता नहीं था, है ना। तो हाथ से जो पंखे होते थे, तो वो जो पंखे होते हैं उसको क्या करें, चंदन से गीला कर ले या उसको पानी में गीला कर ले, और फिर उसके क्या करें, आप हवा लें। तो हवा लेंगे तो उसमें क्या होगा, धीरे 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 जब हवा लेंगे तो उसमें फव्वारे भी आते रहेंगे। अभी आप देखते हैं ना, कूलर में जो टाट होती है, टाट लगी होती है, तो वो गीली होती जाती है। तो जैसे कूलर चलता है तो यहाँ पर क्या होती है, हवा जो होती है, नमी हवा आती है, ठंडी हवा आती है। तो ऐसा ही यहाँ पर पहले भी इसका मतलब वर्णन किया गया है कि आपको ग्रीष्म ऋतु में कैसे हवा लेना है, शीतल हवा लेना है। ठीक है, तो पहले इस तरह से कूलर वगैरह तो होते नहीं थे, तो क्या करते थे, पंखे जो होते थे उसमें क्या चंदन का लेप लगा देते थे, तो फिर इसे करके हवा लेते थे, तो हल्के हल्के फव्वारे भी लगते रहते थे, है ना, और ठंडी हवा आती थी। तो इन्होंने क्या बोला कि आपको पंखों की हवा, शीतल हवा को आपको लेना है। साथ में आपको पतले और हल्के वस्त्रों को धारण करना है ग्रीष्म ऋतु में, और साथ में आपको फूल, रत्न, है ना, और स्फटिक माला, ये सब आपको धारण करना है। ये सब करने से क्या होगा, आपका मन जो होगा वो प्रसन्न रहेगा। और ग्रीष्म ऋतु में बोला गया है कि आपको आपके मन को क्या करना है, प्रसन्न करना है। साथ में आपको यहाँ पर चंदन का लेप भी लगाना है, क्योंकि चंदन का लेप जो होता है वो कैसा होता है, ठंडा होता है, आपके शरीर को क्या करेगा, ठंडा करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम रात्रिचर्या की बात करें तो रात के समय चूना पुते हुए महल की छत पर, तो यहाँ पर रात्रिचर्या में ऐसा बोला गया है कि रात में आपको चंद्रमा की चांदनी में, मतलब ऊपर छत पर आपको सोना है। ठीक है, शीतल हवा में आपको ऊपर सोना है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि वैसे तो आयुर्वेद में दिवाशयन मतलब दिवा स्वप्न यानी कि दिन में सोना मना किया है, खासकर वसंत ऋतु में, क्योंकि वसंत ऋतु में क्या होती है, कब प्रकोपित होता है। अगर आप वसंत ऋतु में दिन में सोएंगे तो हाँ, आपको तो पता है कि दिन में सोने से क्या होती है, कफ की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर कफ क्या हो जाएगा, और ज़्यादा प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, तो खासकर वसंत ऋतु में तो आपको दिवस शयन करना ही नहीं चाहिए। वैसे तो किसी भी ऋतु में यहाँ पर दिवस शयन करने को मना किया है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में दिवस शयन करने को बोला है, हितकर बताया है। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, वात की वृद्धि होती है, और दिवस शयन करने से क्या होता है, कफ आपका बढ़ता है। तो और साथ में यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, कफ कम होता है। तो दिवस शयन आप करेंगे तो कफ की वृद्धि होगी। तो दिवस शयन करने का ग्रीष्म ऋतु में हितकर बताया। तो आप
कुछ समय तक दिन में ग्रीष्म ऋतु में क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं। इससे क्या होगा, कफ की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद वर्जित आहार विहार, मतलब आपको ग्रीष्म ऋतु में आहार और विहार जिससे निषेध बताया गया है। तो किसे आपको क्या नहीं लेना है आहार में, तो लवण, कटु और अम्ल। मैंने आपको बताया था ये क्या करते हैं, उष्णता को बढ़ाते हैं, तो इनका आपको सेवन नहीं करना है। मतलब इस रस युक्त आपको आहार का सेवन नहीं करना है। मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है, और मधु, और यहाँ पर हनी भी जो है, हनी जो होता है वो भी वर्जित बताया गया, आपको मधु का भी सेवन नहीं करना है। विहार की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था व्यायाम आपको नहीं करना है ना। अगर कर भी रहे तो कम मात्रा में आपको क्या करना है, ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम करना है। और धूप का सेवन भी आपको नहीं करना है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली है, ग्रीष्म ऋतु की बात कर ली है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, वर्षा ऋतु को पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद अपनी कौन सी ऋतु हो जाएगी, शरद ऋतु। और 2 लेक्चर में हम क्या करेंगे, ऋतुचर्या को पूरा कंप्लीट कर देंगे। एकदम आसान चैप्टर है, बस आपको यहाँ पर ये जानना है कि किस ऋतु में आपका क्या आहार और विहार होना चाहिए और किस ऋतु में आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, बस एकदम आसान चैप्टर है, इसलिए लेक्चर की फ्रीक्वेंसी जो है आप देखिए यहाँ पर थोड़ी कम रहती है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं ना यहाँ पर, समझाने का कुछ है नहीं। बस आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि आपका आहार और विहार ऋतु के अनुसार कैसा होना चाहिए, बस। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, चूँकि वो तो मैंने एडमिन एक्सेस करके रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो जब मेरे को लगेगा ना तब मैं उसको ऑन कर दूंगा सभी के लिए। ठीक है, अभी क्या थोड़ा अभी मैं इसको क्लोज ही रखता हूँ, क्योंकि अभी क्या सबके सवाल उमड़ते हैं वहाँ पर। अगर डाउट पूछ रहे तो बात अच्छी है, लेकिन कुछ लोग फालतू सवाल वहाँ पर पूछते हैं, तो इसलिए मैंने सबको अलाउ नहीं किया है मैसेज करने के लिए। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।